निवात्रम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ और जिसमें पेंशन अदालत अति आवश्यक जानकारी के रूप में साझा किया गया। तो अभी आगामी दिनों में यानी 27/4/2026 यानी 27 अप्रैल 2026 को पेंशन अदालत होने जा रही है और उससे पहले प्राथमिक शिक्षा विभाग में 476 जो बकाया पेंशन केस है उनको निस्तारित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब हालांकि लिस्ट है जिसमें जिन जिन कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण में कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है या समस्या आ रही है और उनका पीपीओ जारी नहीं हुआ है, उनकी लिस्ट दी हुई है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो सभी के लिए और खास करके जो भी साथी पेंशन प्रकरण तैयार कर रहे हैं या ऐसे वरिष्ठ लोग जो आगामी दिनों में रिटायर्ड होने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी हुई है कि किन किन कारणों से पेंशन आक्षेप लगते हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो लिस्ट में आप कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो पहले तो ये बात करेंगे कि ये समस्या क्या है या क्या किसके लिए आदेश जारी हुआ है। तो पेंशन विभाग के परिपत्र के अनुसार 18/2/2026 द्वारा पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने और सेवानिवृत्ति प्रीलाभ के भुगतान जारी करने में आ रही समस्याओं और शिकायतों का समाधान किए जाने के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। और इसी संदर्भ में जो भी अदालत संभाग स्तर पर 27/4/2026 सोमवार को प्रथम पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा और मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार प्रथम पेंशन अदालत पारिवारिक पेंशन हेतु समर्पित रहेगी और इसमें विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्री, दिव्यांग पुत्र पुत्रियों की पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निर्धारित किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा। अब इसी क्रम में प्रारंभिक शिक्षा में 31/3/2026 यानी 31 मार्च तक जो भी गया है, सेवानिवृत्त कार्मिकों के 312 पेंशन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ है और जिनमें से 238 प्रकरणों को इनिशिएट ही नहीं किया गया। अब जब इनिशिएट नहीं होगा तब तो आगे का मामला तो बैठेगा नहीं, वो तो सीधी सी बात है। और इस बार कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी। एक दो साथी ऐसे थे जिनके प्रकरण है वो लास्ट दिनों में भेजने के लिए जब कोशिश की तो IFMS 3.0 का जो सेल्फ एम्प्लॉय का जो ESS वाला जो मॉड्यूल है वो पूरी तरह से चेंज हो गया और उस कारण से प्रकरण फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएंगे, इनिशिएट भी नहीं हो पाए थे। मैंने भी एक प्रकरण है वो 31 तारीख तक काफ़ी कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन 1 या 2 अप्रैल को जाकर के उसको फॉरवर्ड किया एम्प्लॉय लेवल से DDO पे और DDO से फॉरवर्ड करते ही दूसरे दिन वहाँ पेंशन ऑफिस से उसमें PPO जारी हो गया। बहुत ही फास्ट काम हो गया, 2 दिन में ही ये पूरा प्रकरण हो गया। तो ये तो कुछ मामले हैं जहाँ इनिशिएट नहीं किया गया। दूसरा है कि चौथा प्रकरण अपूर्ण प्रस्तुत किए गए। अगर प्रकरण अपूर्ण होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी तो भी ऑब्जेक्शन लगना है। तीसरा है 164 पारिवारिक पेंशन प्रकरण बकाया है और जिनमें से 31 प्रकरण इनिशिएट ही नहीं किए गए। तो पारिवारिक पेंशन में भी जब इनिशिएट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं। और दूसरा 39 प्रकरण है वो आक्षेप के कारण बकाया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा था कि आक्षेप क्या क्या लगते हैं और क्या क्या कमियां अगर रह जाती है पेंशन प्रकरण, जब भी आप पेंशन प्रकरण किसी का भेज रहे हैं तो क्या क्या कमियां रहती है और उन कमियों के कारण है आपके आक्षेप लगते हैं, ऑब्जेक्शन लगते हैं और उसमें फिर समय लग जाता है। मैंने कई पेंशन प्रकरण PPO जारी किए हैं और उसमें मुझे लगभग काफ़ी हद तक अनुभव हो गया कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अनिवार्य रूप से लगाना है और किन किन टॉपिक्स पे आपके जो भी ऑब्जेक्शन है वो लगने की संभावना होती है। तो एक तो जो ज़्यादातर जो इसमें अभी है वो है कि 94 प्रकरण NPS की राशि समायोजन नहीं होने के कारण बकाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ जो लिस्ट दी हुई है इसमें यही कहा गया कि उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रस्तुत करें ताकि आक्षेपों के कारण पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं हो। सीधी सी बात है कि आप कोशिश करें कि जो कमियां यहाँ मैं बता रहा हूँ वो कमियां नहीं रहे। किसी भी कर्मचारी का अगर आप पेंशन प्रकरण भेज रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ जो लिस्ट दी हुई है उसमें कहा गया कि इन प्रकरणों का 27/4/2026 को होने वाली पेंशन अदालत से पूर्व इसको निस्तारित करने के निर्देश है डायरेक्टर मोदी की तरफ से दिए गए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि किन किन कमियों को यहाँ बताया गया है या कौन कौन सी कमियां रह जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो कमी अभी जो हाल में हो रही है और वो किन के लिए हो रही है तो मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन एक एक चीज़ आपकी बहुत काम की है। तो पहले ही बात तो शिक्षा विभाग के जो भी पेंशन प्रकरण है IFMS 3.0 पे प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सामान्य रूप से कौन कौन सी कमियां पाई जा रही है। तो पहली कमी तो है राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के परिपत्र 2 दिनांक 27/1/2025 के क्रम में, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। NPS की पेंशन विभाग को देय राशि जमा होने का प्रमाण पत्र, ये बहुत ही एक तरह से जटिल काम है और थोड़ा सा पेचीदा काम है। इसमें जो भी कर्मचारी जो खास करके 1/1/2004 के बाद लगे थे और NPS में थे और रिटायर्ड हो गए
और जिन्होंने ओपीएस का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा है कि वो एनपीएस में जो भी उसको राशि मिली है वो राशि जमा कराए पेंशन विभाग में या एसआईपीएफ पोर्टल पे चालान के द्वारा या एनपीएस में जमा कराए। उसका जो सर्टिफिकेट है और नो ड्यू है वो एसआईपीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से प्राप्त करें और उसको साथ में पेंशन प्रकरण पर लगाना है। मैं आपको अगले वीडियो में इसको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो वो प्रमाण पत्र उन लोगों के हैं जो खास करके नई जो पेंशन योजना है, सॉरी ओल्ड जो ओपीएस लागू हुई उससे पहले रिटायर्ड हो गए और 2001-2004 के बाद में उनका पोस्टिंग हुई थी, नियुक्ति हुई थी। इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो शिक्षाकर्मी हैं या संविदा कर्मी वगैरह ऐसे लोग हैं जिनके ये बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिनके कारण से ये पेंशन प्रकरण अटक रहे हैं। मेरे भी एक कोई मित्र है जिनके कई महीनों तक पेंशन प्रकरण अटक गया था और उसके बाद में उन्होंने ये पेंशन की राशि पूरी जमा करा करके उसका चेक वगैरह और नोडी वगैरह से पीएफ ऑफिस से लिया और संपूर्ण प्रोसेस की, तब जाकर के उनका पीपीओ जारी हुआ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है वरिष्ठतम लेखाकर्मी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संग्रह नहीं करना, यानी लेखाकर्मी प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य रूप से प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को देना होता है और इसमें भी कुछ कमी रह जाती है कि जिसमें प्रमाण पत्र में लास्ट पे ड्रॉन एक तो लिखा होना चाहिए कि उनकी अंतिम जो भी वेतन कितना था, कौन से लेवल का था, L10, 12, 11, 14 जो भी है, और सेवा सत्यापन पूर्ण विवरण अंकित नहीं करना और सेवा सत्यापन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके होना जरूरी है। तीसरा, अगर मान लो किसी कर्मचारी के खिलाफ में विभागीय जांच न्यायिक कार्रवाई अगर विचाराधीन है तो फॉर्म 6 है वो उचित रूप से नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाना, इस कारण से भी पेंशन प्रकरण में विलंब होता है। चौथा है कि वित्त या नए नियम जो विभाग है उसके आदेश दिनांक 29/6/2009 के विपरीत टेम्परेरी एडोक सेवा को सेलेक्ट ग्रेड या एसीपी हेतु गणना करते हुए प्रकरण प्रेषित करना। तो अगर मान लो जो सेवा टेम्परेरी एडोक थी उसको भी अगर सिलेक्शन या एसीपी हेतु गणना करके कर रहे हैं या प्रथम नियुक्ति टेम्परेरी एडोक की दिनांक और नियमित नियुक्ति की दिनांक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी कुछ न कुछ जिसमें फर्क वगैरह है, तो भी आपके पेंशन प्रकरण अटक रहे हैं। इसके अलावा एक सामान्य गलती है वो कॉम्पुटेशन की दिनांक का उल्लेख नहीं करना। अब मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि समस्या कहाँ आती है कि जब आप किसी भी कर्मचारी का ईएसएस यानी एम्प्लॉय लेवल से जब पेंशन प्रकरण फॉरवर्ड करते हैं डीडीओ को, तो कॉम्पुटेशन की डेट है वो रिटायरमेंट की डेट ही आती है डिफ़ॉल्ट रूप से। यानी जैसे मान लो 31 मार्च को रिटायर्ड हो रहे हैं तो उनके कॉम्पुटेशन स्टार्ट की डेट 31 मार्च आ जाएगी और वो अगर आप गौर नहीं करेंगे तो वो 31 अगर रह जाती है तो वो गलत हो जाएगा और वो पेंशन ऑब्जेक्शन में आ जाएगा पेंशन प्रकरण। तो उसमें एडिट का ऑप्शन है, आप उस तारीख को जिस दिन रिटायर्ड होने उसके अगले दिन करें। जैसे मान लो मैंने अभी 4 दिन पहले मैंने आपको बताया कि अप्रैल माह में किसी कर्मचारी का किसी टेक्निकल इशू के कारण 31 मार्च को रिटायर्ड हो गए लेकिन पीपीओ जारी नहीं हुआ था। तो जब अप्रैल में जारी किया या उसके लिए प्रोसेस किया तो एम्प्लॉय लेवल कॉम्पुटेशन जो डेट थी वो 31 मार्च आ रही थी, जबकि वो 31 मार्च को तो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो कॉम्पुटेशन की डेट उनके लिए 1 अप्रैल आनी चाहिए थी। तो वो आप मैनुअली इसको एडिट करें, एडिटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो कॉम्पुटेशन की डेट है वो आप सही भरें, कई लोग तो भरते नहीं है, या अगर मान लो कॉम्पुटेशन नहीं ले लें तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ले रहे हैं तो आपको डेट सही भरनी, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा 1999 से पूर्व नियुक्त अस्थायी अध्यापक जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर के पश्चात की है कि प्रकरणों में शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 23/6/1969 के क्रम में मध्य सेवा सत्र को कम नहीं करना, यानी जिनके बीच में सेवा की कटौती की थी और उनका अभी तो कई लोगों का स्थायीकरण जो वापस दोबारा हुआ है या कोर्ट के आदेश से उनकी सेवा मान ली गई है, लेकिन जो 97 मई जून में उनको सेवा नहीं मानी थी, वेतन नहीं दिया था, उनको वेतन भी मिल गया, उनकी सेवा भी नियमित मान ली है और वापस नए सिरे से आदेश हुए हैं, तो आपको वो आदेश लगाना है, अन्यथा उस सेवा को आपको कम करना है। तो ये भी एक इशू है जिनमें ऑब्जेक्शन लगता है। अगला जो ऑब्जेक्शन है वो है एलपीसी के संबंध में। एलपीसी के संबंध में सीधी सी बात है कि एचआरए भुगतान का उल्लेख नहीं करते हैं कई बार। दूसरा, एलपीसी है वो टेंटेटिव होती है। अब इसमें कई लोग जो यहाँ पहली बात तो आप उस पर जो एलपीसी आप बना रहे हैं उस पर आप ऊपर लिखते हैं कि पेंशन प्रयोजनार्थ और जिस तारीख को वो रिटायर्ड हो रहे हैं उस डेट की तारीख में उनको कितना वेतन, उनका बेसिक कितना होगा, डीए एचआरए कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करके लिखना है और वहाँ एक भविष्योन्मुखी है कि उनको इतना भुगतान किया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, फॉर्म 27 और 27A संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें जो भी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में कई वीडियो में बता रखा है कि फॉर्म 27A क्या होता है, 28 फॉर्म 28A क्या होता है। ये जो फॉर्म है इनके फॉर्मेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे पहले भी दे चुका हूँ, तो उनको आप जरूर ध्यान रखें। खासकर जैसे नोडी से संबंधित है या मकान सरकारी आवास से संबंधित वगैरह है, अगर सरकारी आवास लिया है तो एचआरए के संबंध में जो भी है वो सारी स्थिति आप इन फॉर्म में भर करके ज़रूर उसमें साथ में अपलोड करें।
एक है RVRES यानी जो ग्रामीण सेवा के पेंशन प्रकरण है, उसमें अनुदानित संस्थाओं की सेवा अवधि को क्वालिफाइंग सर्विस में सम्मिलित नहीं किया जाए यानी, और इसके अलावा DCRG की गणना में उक्त सेवा अवधि को कम किया जाए। तो ये भी जो अनुदानित संस्थाओं में काम करें उनके लिए है। इसके अलावा एक और जो इशू रहता है ज़्यादातर लोगों के कि जो जून माह में रिटायर हुए, खास करके 30 जून को जो रिटायर्ड होते हैं उनको पिछले कुछ समय पहले एक आदेश जारी हुआ था जिसमें जुलाई का नॉशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है। तो ऐसे प्रकरण में जून माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को आगामी 1 जुलाई की नॉशनल वृद्धि पेंशन परिलाभों के लिए अनियमित रूप से जोड़कर पेंशन प्रकरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। तो अब ये एक टेक्निकल इशू है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कोई कर्मचारी अगर 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है तो उनकी LPC है वो 30 जून की ही बनाए। कई लोग क्या कर रहे हैं, उसको 1 जून का उनको नॉशनल तो मिलेगा लेकिन वो जुलाई का इंक्रीमेंट लगा करके LPC अगर कर रहे हैं तो गड़बड़ है। आपको पहले उसका PPO जारी करवाना है 30 जून की तारीख के हिसाब से, और उसके बाद में नॉशनल इंक्रीमेंट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं और उनकी जुलाई का इंक्रीमेंट लगा करके LPC वगैरह प्रस्तुत कर रहे हैं, बेसिक वगैरह सब कुछ बता रहे हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। तो क्योंकि नॉशनल वृद्धि के लिए वेतन वृद्धि के लिए आपको अलग से वापस दोबारा अप्लाई करना होता है, और बहुत आसान तरीका है। मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखा है कि नॉशनल का आप किस तरीके से प्रकरण भेजेंगे। इसके अलावा DCRG के लिए स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नॉमिनेशन और परिवार के सदस्यों का विवरण प्रस्तुत किए जाने का भाव। नॉमिनेशन बहुत जरूरी है, और जहाँ भी नॉमिनेशन की बात है वहाँ परिवार के सदस्यों को भी, जो भी फैमिली मेम्बर्स है, ये सारा काम एम्प्लॉय लेवल पे जब करते हैं तो फैमिली डिटेल्स वगैरह में आप अपडेट करें। नॉमिनी में आप कॉम्यूटेशन के लिए नॉमिनी, ग्रेजुएटी के लिए नॉमिनी, एरियर के लिए नॉमिनी वगैरह सब जगह आप एक साथ सबको जो भी आपके नॉमिनी उनको अपडेट करके ही प्रकरण को भेजें, ताकि आपके बाद में कोई समस्या नहीं आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि जिनके कारण है वो पेंशन प्रकरण में अक्सर है वो ऑब्जेक्शन लगते हैं। अब बात करेंगे कि पेंशन प्रकरण अदालत में जो भी शिकायतें हैं वो किन किन के पेंशन प्रकरण लंबित है। तो आप संपर्क वाइज देख सकते हैं कि जैसे संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर, NPS राशि समायोजन के संबंध में लंबित पेंशन या पारिवारिक पेंशन कौन कौन से हैं, तो ये जैसे अजमेर के हैं, अजमेर संभाग के हैं। इसके अलावा अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ से, जैसे आप संभाग वाइज देख सकते हैं। ये बीकानेर संभाग है, भरतपुर संभाग है। तो जिस संभाग में जो कर्मचारी जिनके भी यहाँ अटका हुआ है मामला, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कार्मिक SIPF विभाग द्वारा जारी NPS कटौती संबंधी प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण पेंशन प्रकरण विभाग नहीं भिजवाया गया है। SIPF विभाग से प्रमाण पत्र जारी होते ही पेंशन प्रकरण विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा, और प्रकरण ऑनलाइन किया नहीं है। दूसरा, इसमें जैसे NPS संबंधी चालान जमा न होने के कारण और इसमें कर्मचारी को सूचित कर दिया गया, तो इसमें जिसके भी पेंशन प्रकरण में अभी भी समस्या है, यानी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जैसे यहाँ जो पहली जो डेट है, मैं आपको डेट बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको लिस्ट को आप देखेंगे तो यहाँ सेवानिवृत्ति की तारीख है, या तो मृत्यु की तारीख या सेवानिवृत्ति की तारीख। अब मान लो ये कर्मचारी हैं जिनका 31/10/2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन पेंशन प्रकरण लंबित होने का कारण है कि NPS पैसा जमा नहीं होने के कारण पेंशन बकाया है, और ये प्रकरण विभाग में लंबित है। तो ये NPS के काफ़ी सारे मामले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अगले महीने में आपको, या अगले कुछ आगामी दिनों में NPS से संबंधित पूरा डिटेल में आपको वीडियो बना करके बताऊं कि किन कारणों से NPS जो है वो उसका समस्या आ रही है, और उन कारण से उनका पेंशन प्रकरण अटका हुआ है। तो उसमें क्या क्या करना है, किस तरीके से जो भी फॉर्मेट होंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे और इस बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो, क्योंकि ये बहुत सारे कर्मचारी जिनका NPS के कारण है वो पेंशन प्रकरण अटका हुआ है। यहाँ भी देखेंगे तो NPS की राशि समायोजित नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेंशन का आवेदन नहीं किया गया, तो संबंधित DDO पोर्टल पे बकाया है। इस तरीके से ये खूब सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें यहाँ भी है कि पेंशन का सिटीजन ID पर लंबित है, ये फैमिली पेंशन वगैरह का मामला है, और इसमें भी कारण है NPS राशि समायोजित नहीं होने के कारण। तो ज़्यादातर में जो भी समस्या आ रही है वो NPS की मामला आ रहा है, और यहाँ जैसे बीकानेर NPS मामला है, ये बीकानेर का है। इसी तरीके से संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जयपुर की तरफ से भी जो NPS से संबंधित मामले है वो यहाँ है। अब इसमें है कि उत्तराधिकारी द्वारा NPS में जमा राशि भुगतान हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। दूसरा, NPS राशि समायोजित नहीं होने के कारण तो जो पेंशन प्रकरण ज़्यादातर जो पेंडिंग पड़े हैं उनमें ज़्यादातर जो समस्या है वो NPS अमाउंट की है। यहाँ से जैसे ड्यू टू NPS अमाउंट एडजस्टमेंट सर्टिफिकेट, ड्यू टू NPS अमाउंट एडजस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो NPS के संबंध में जो भी समस्या है उनको मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, और उसी कारण बहुत सारे प्रकरण है वो पेंशन के अटके हुए हैं। आप देखेंगे तो सारे ये ज़्यादातर पेंशन NPS के मामले हैं, और NPS के मामले उन लोगों के हैं जिनकी जो पोस्टिंग है वो 1/1/2004 के बाद हुई थी। अब यहाँ से जैसे ये यहाँ आप देखेंगे तो इससे पता चल रहा है कि RJJL 2007 है, ये कर्मचारी 2007 में लगे हैं।
इसका मतलब 1/1/2004 के बाद में लगे हैं और इनका रिटायरमेंट है वो 31/8/2025 को ये रिटायर्ड हो गए हैं। अब इनका पेंशन प्रकरण बकाया क्यों है? क्योंकि इनका जो है पेंशन विभाग द्वारा एनपीएस भुगतान संबंधी आक्षेप प्राप्त होने पर प्रकरण राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग में प्रक्रियाधीन है। सीधी सी बात है कि उनका पेंशन जो अटका हुआ है वो है एनपीएस के कारण। तो एनपीएस वाले सारे मामले मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ भी जैसे फैमिली पेंशन की बात करें तो यहाँ से जैसे सेवा में रहते हुए ये जोधपुर जेडी जोधपुर की बात है कि कार्मिक के निधन होने के पश्चात पारिवारिक प्रकरण है इनिशिएट क्यों नहीं किए गए, तो इसमें भी कारण है जैसे सेवा पुस्तिका में पिता या पति का नाम अगर नहीं अंकित है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा यहाँ एक कारण है कि न्यायालय में प्रकरण है, एक में है कि आवेदन अपूर्ण है, एक इसमें जैसे इसमें समस्या है कि कार्मिक अवैतनिक अवकाश प्रकरण देरी से स्वीकृत हुआ है, एनपीएस की एनओसी है वो जारी लेट हुई है। तो एनपीएस वाले मामले काफ़ी सारे हैं और जिस कारण से फैमिली पेंशन और जो पेंशन वगैरह है उनमें समस्या आ रही है। तो यहाँ से जैसे ये है इनका भी ये कार्मिक नॉमिनी द्वारा प्रकरण एफएमएस 3.0 पे ऑनलाइन नहीं करने के कारण अब जब कार्मिक की डेथ 29/12/2025 को हुई है लेकिन अभी तक कार्मिक का प्रकरण ही ऑनलाइन नहीं किया है, तो उसमें फिर ये तो कार्मिक लेवल की या उनके परिवार की गलती है, क्योंकि यहाँ डेथ का मामला तो पारिवारिक पेंशन के लिए उन्होंने आवेदन किया ही नहीं, इनिशिएट ही नहीं किया है। तो ये सारे प्रकरण है जिनके कारण से पेंशन प्रकरण लंबित है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप भी पेंशन प्रकरण इनिशिएट कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि किसी भी कर्मचारी का पेंशन प्रकरण है वो डिले नहीं हो, ऑब्जेक्शन नहीं लगे। और मैंने जो भी पेंशन प्रकरण भेजे हैं वो लगभग शुरू में 1-2 ऑब्जेक्शन आए थे, लेकिन उसके बाद में जितने भी पेंशन प्रकरण मैंने भेजे बिना ऑब्जेक्शन के 1 या 2 दिन में ही लगभग पीपीओ जारी हो रहा है। और उसका कारण है कि पेंशन विभाग भी बहुत जल्दी से इसको निपटाना चाहता है, लेकिन डॉक्यूमेंट अधूरे होंगे या कोई कमी होगी तब तो निश्चित रूप से उसमें ऑब्जेक्शन आना ही है। तो ये जरूर ध्यान रखें। आशा करता हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी होगी। और जो भी साथी पेंशन प्रकरण तैयार करते हैं या आगामी दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं वो जरूर ये वीडियो देखें और जिनको भी आवश्यकता है उनको जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।